सारी चीजें हाथ से बाहर निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो योद्धा बहुत मजबूती से खड़े हैं। सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी हैं, जिनके अंदर वास्तव में रीढ़ की हड्डी है और बहुत मजबूत वाली। नरेंद्र मोदी को डर लगता है सीजीआई से, चंद्रचूड़ जी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मणिपुर पर जिस तरीके से उन्होंने उनको फटकार लगाई, जैसे नहीं कहते कि भिगो भिगो करके मारना, भिगो भिगो करके उनको मारना, उनकी औकात याद दिलाई। पूरे हिंदुस्तान के सामने इस देश की सरकार को बेनकाब सीजीआई की तारीफ करते थे। जिसकी तारीफ करते थे आजकल वो उनके बगल बैठता है कुर्सी पर। नहीं मालूम आपको? राम मंदिर का फैसला जिससे सुनवाया था, जिसको सर आंखों पर उठा के घूमते थे, बड़ा तारीफ करते थे, तब न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की दुहाई देते थे। आज वो उनके बगल बैठा है। नियुक्ति में जो है जो पैनल होता था, उस पैनल से सीजीआई को हटा दिया गया है, उनका रोल अब रह नहीं गया है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जब सारी चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनको लगने लग गया कि 2024 में हमको हराने के लिए इस देश के दो योद्धा बहुत मजबूती से खड़े हैं, जिनको डराने के लिए हमने तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन वो किसी भी तरीके से डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहला योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसका आपने सांसदी का पद ले लिया था, जिसका आपने घर ले लिया था, तमाम आपने कोशिशें की डराने की, लेकिन उसने नारा ही दे दिया, डरो मत। दूसरे सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी हैं, जिनके अंदर वास्तव में रीढ़ की हड्डी है और बहुत मजबूत वाली हड्डी है, जिसको तोड़ने के लिए तुमने तमाम कोशिशें की, नहीं तोड़ पाए। और इसलिए आपने एक कहा गया, हाँ भाई एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे ताकि जो चुनाव प्रक्रिया में जो उसका जो चयन होता था निर्वाचन मंडल में, उससे इनको बाहर निकाला जा सके, ताकि हम अपनी तरीके से बगैर रीढ़ की हड्डी का कोई आदमी चयन करके मैं लेकर के आऊँ जो हमारे इशारे पर काम करे। और इसका सबसे बड़ा कारण बता देता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी को डर लगता है सीजीआई से, चंद्रचूड़ जी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मणिपुर पर जिस तरीके से उन्होंने उनको फटकार लगाई, जैसे नहीं कहते कि भिगो भिगो करके मारना, भिगो भिगो करके उनको मारना, उनकी औकात याद दिलाई। पूरे हिंदुस्तान के सामने इस देश की सरकार को बेनकाब किया कि मणिपुर पर आप कैसे चुप हैं, मणिपुर को आप कैसे जलने दे रहे हैं, मणिपुर को कैसे आपने दो भागों में विभाजित कर दिया, मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति हुई, उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार है। इस तरीके से भिगो भिगो कर मारना ही उनके लिए तकलीफ, उनके लिए दर्द का कारण बन गया, और इसीलिए उन्होंने यह फैसला लिया कि सीजीआई को हम इससे बाहर करेंगे। सीजीआई साहब की तारीफ करते थे मोदी जी, बोलते थे बहुत अच्छे आदमी है, आप उन्हीं से डरने लग गए हैं। करते थे, लेकिन किस सीजीआई की तारीफ करते थे? जिसकी तारीफ करते थे आजकल वो उनके बगल बैठता है कुर्सी पर। नहीं मालूम आपको? राम मंदिर का फैसला जिससे सुनवाया था, जिसको सर आंखों पर उठा के घूमते थे, बड़ा तारीफ करते थे, तब न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की दुहाई देते थे। आज वो उनके बगल बैठा है। चंद्रचूड़ जी की कब उन्होंने कर दी तारीफ? मुझे ये बताओ आप। वो व्यक्ति जब से आया है, मैं चंद्रचूड़ जी को इलाहाबाद से जानता हूं, जो इलाहाबाद में वो चीफ जस्टिस थे, तब से जानता हूं। वो व्यक्ति जब से काला कोट पहन करके हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली में प्रवेश किया है, तब से वो इस हिंदुस्तान में न्याय कैसे जीवित रहे उसके लिए लगातार काम करते आया है, और आज भी वो कर रहा है। राहुल गांधी का जब फैसला सुनाया, उसने उन पे सजा पे रोक लगाई, तब भी तो निचली अदालतों को उसने लताड़ लगाई, आईना दिखाया कि तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि जिस केस में आज तक किसी को सजा नहीं हुई, उसमें तुमने मैक्सिमम सजा कैसे सुनाई राहुल गांधी को? किसका फोन आया था? क्या लगता है इसी वजह से इनको जो है इस जो है कमेटी से बाहर कर? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को डर है, तकलीफ है। और आप बताइए, एक प्रधानमंत्री का संसद में खड़े होकर आजकल न्यायपालिका में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कितना अशोभनीय है, कितना निंदनीय है। आप सदन में खड़े होकर के न्यायपालिका के प्रति आप विश्वास दिखा रहे हो। हिंदुस्तान की जनता क्या विश्वास करेगी फिर? न्यायपालिका पर आम जनता क्या विश्वास करेगी फिर, जब इस देश का प्रधानमंत्री ही न्यायपालिका का मखौल उड़ा रहा है, सीजीआई का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मजाक कर रहा है खड़े होकर के? हम और आप क्या विश्वास करेंगे? आप बताइए मुझे। इस देश में हो क्या रहा है? एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के इशारे से चलता है, दूसरी तरफ मोदी जी बोलते हैं कि न्यायपालिका में हो क्या रहा है। तो आखिर जनता जानना चाह रही कि हो क्या? आप तो ये बताइए कि मीठी मीठी गप गप, कड़वी कड़वी थू थू, जो तुम्हारे पक्ष में हो जाए तब बहुत अच्छा, और जो तुम्हारे पक्ष में नहीं हो वो बहुत खराब। न्यायपालिका जब तुम्हारे इशारे पर काम कर दे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, न्यायपालिका जबरदस्त। और इसीलिए आप सोचो, राहुल गांधी विपक्ष जब ये कहता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, न्यायपालिका पर दबाव है, न्यायपालिका पर शिकंजा है, तो क्या गलत कह रहे थे? आज वो साफ दिखाई दे रहा है।
सकता है सीजेआई साहब राहुल जी से प्रभावित हो गए हैं इसलिए मोदी जी के खिलाफ ही जाए। कोई भी चीफ जस्टिस जो होता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो सिर्फ न्याय से प्रभावित होता है, अन्याय के खिलाफ होता है। लेकिन बगैर रीढ़ की हड्डी के भी जज कभी कभी आ जाते हैं भाई। जिस देश का चीफ जस्टिस मतलब जो होता है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, जिसके अंदर लालच हो इस बात का कि मैं राज्यसभा सांसद बनूंगा, तो इस तरीके भी कभी कभी आ जाते हैं। वो उनके बगल बैठते हैं, उनकी वो दुहाई देते हैं। लेकिन कभी कभी रीढ़ की हड्डी के भी आ जाते हैं चीफ जस्टिस, जो नकेल डाल करके सरकार को जो है दिखाते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति निर्णय लेने की। ये चुनाव आयोग जो होते हैं जो कमेटी बनती है उनका गठन किया जाता है, वो चुनाव में बहुत अहम रोल निभाते हैं। अभी देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है, 24 में केंद्र में चुनाव होने हैं। अगर जिस तरह से सीजेआई साहब का रुख है और जो विपक्ष है वो सरकार पे सवाल कर रहा है कि भाई ये तो ईवीएम में खराबी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, दबाओ बटन कमल उस पे पंजे पे वोट जाता है कमल पे, तो इस तरह की चीज़ें देश में चुनाव के दौरान सरकार पे आरोप लगते आ रहे हैं। लगता है अगर चुनाव आयुक्तों की मीटिंग में अगर सीजेआई साहब को बुलाया जाता इसमें और उनकी नियुक्ति में उनका सहयोग लिया जाता तो मोदी जी के लिए थोड़ा खतरा पैदा हो जाता। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता। आपने जितनी भी बातें बताई, क्या ये सच नहीं है, एक भी झूठी हो तो बता दो आप मुझे। क्या कमल का बटन दबाने पर, वो हाथ के पंजे पर बटन दबाने पर कमल को वोट नहीं किया? कितनी जगह बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई मशीनों के माध्यम से? हुई। अगर सीजीआई इसमें रहते, आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर उसके लिए, अगर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें है, सीजीआई है, तो प्रधानमंत्री को तो बांह फैला करके स्वागत करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब अपने आप खुद ब खुद मिल जाता लोगों को। ये नहीं रहे ना, मोदी जी को कोई और नहीं पसंद। मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उनको तुम साबित कर रहे हो, क्योंकि तुम चाहते नहीं हो कि चुनाव स्वतंत्र हो, चुनाव की प्रणाली स्वतंत्र हो, और इसीलिए तो सीजीआई को तुम बाहर कर रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो अपने मनमाने तरीके से चुनाव को कंट्रोल करने वाला बगैर रीढ़ की हड्डी का कोई आदमी मैं लेकर के आऊं, मेरे इशारे पर वो काम करे, पंजे पर कोई बटन दबाए तो कमल को वो वोट जाए। आप चाहते हो इस तरीके का हो खेल? सीजेआई साहब ने यह भी कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, जो कि सरकार पे आरोप लगता है कि वो चुनावी प्रक्रिया में दुरुपयोग करती है, यानी लोकतंत्र की कब्र खोदने जैसा है। लोकतंत्र की कब्र तो ये शुरू से खोद रहे हैं, और लोकतंत्र की कब्र खोदने के जैसा ये भी तो है कि आपने सीजीआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया। क्यों? क्या तकलीफ है, आप मुझे बताओ, क्यों आप सीजीआई को बाहर कर रहे हो? क्या डर है आपको? आपको इस बात का डर है कि वो स्वतंत्र होने देगा चुनाव को? आपको इस बात का डर है कि वो गड़बड़ी नहीं होने देगा? आपको इस बात का डर है कि जब आप प्रेशर बनाओगे, बगैर रीढ़ की हड्डी के जो मुख्य आदमी होगा चुनाव प्रणाली का, जब आप उस पर दबाव बनाओगे तो एक्शन ले लेगा सीजीआई आपके खिलाफ? ये डर है आपको, इसलिए आप हटा रहे हो उसको। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये बताइए, सीजेआई साहब का जिस तरह से रुख है आप समझ गए होंगे, सीजेआई साहब के साथ मोदी जी कैसा बर्ताव कर रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे, और सीजेआई साहब अभी थोड़े लंबे वक्त का रहने भी वाले हैं। 24 में चुनाव होना है, मोदी जी को अपने आगे कोई दिखता है नहीं, और वो हमले तो करने ही लग गए हैं। क्या होगा आगे? देखिए, मोदी जी को अपने आगे कोई दिखता नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मोदी जी को अपने आगे देश ही नहीं दिखता है। मोदी जी अपने आप को देश मानते हैं, मोदी जी अपने आप को सिस्टम मानते हैं, मोदी जी अपने आप को न्यायपालिका का सबसे सर्वे सर्वा मानते हैं, कि मतलब जो हम कहें वो हो तब सब ठीक, हम कहें वो ना हो तो सब गलत। फिर चाहे सीजीआई को हटाना पड़े, चाहे हमें न्यायपालिका का मखौल उड़ाना पड़े, चाहे लोकतंत्र की हत्या कर देनी पड़े, चाहे मतलब संसद भवन को चुनाव की रैली की तरह उपयोग करना पड़े, हम कुछ भी करेंगे, अपनी तरीके से करेंगे। इसका असर चुनाव में होगा? 100% होगा चुनाव में। मैं कह रहा हूं कि 2024 में यह देश थक चुका है जुमले सुन सुन करके। और कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे तक फेंके जा रहे थे, नीरज चोपड़ा से भी तेज फेंक रहे थे, और लोगों की तो छोड़ो, उनके लोग ही कैच नहीं कर पा रहे थे, इतना तेज फेंक रहे थे, लोग सो रहे थे बैठ करके सदन में। अमित शाह जैसे लोग मुंह फैला रहे थे बैठ करके, इनके लोग ही कैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग भी पक चुके हैं ना। कितना फेंकोगे भाई? अब लोगों की क्षमता नहीं बची तुम्हारे उस जुमलों को कैच करने की। 2024 में इस देश ने 9 साल में जो झेला है, वो हर चीज उसने याद करके रखी है, उसके जहन में है। उसके जहन में मणिपुर भी है, उसके जहन में नूह मेवात भी है, उसके जहन में वो महिला पहलवान खिलाड़ी भी हैं, उसके जहन में किसान आंदोलन भी है, उसके जहन में हजारों की संख्या में रोजगार के पाने के लिए जो लोग भटक रहे हैं वो भी है, उसके जहन में बेरोजगारी भी है, उसके जहन में महंगाई भी है। हर चीज को याद रखते हुए इस देश के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, भारत माता के प्रति इस देश की जनता वफादारी निभाएगी, जिम्मेदारी निभाएगी,
और नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता जवाब देगी। विपक्ष की तो छोड़ दीजिए आप, अगला चुनाव जो 2024 में होने वाला है वो विपक्ष नहीं लड़ेगा, वो नरेंद्र मोदी बनाम हिंदुस्तान चुनाव होगा, वो मोदी बनाम हिंदुस्तान की जनता चुनाव होगा। हिंदुस्तान की जनता चुनाव लड़ेगी और हिंदुस्तान की जनता अपने लिए लड़ना जानती है, अपने हक और अधिकार के लिए तमाम ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे फिर कोई और।